हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल UrGGS एकेडमी में। दोस्तों, आज के इसमें जो है हम जानेंगे भारतीय कृषि के बारे में। यानी हम देखेंगे कि भारतीय कृषि क्या है, कौन कौन से सीज़न होते हैं भारतीय कृषि में और कौन कौन सी फसलें किस सीज़न के तहत आती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें जो है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, भारतीय कृषि संबंधी लगभग 3 से 4 वीडियो बनेंगे, यानी 3 से 4 पार्ट होंगे, जिसमें हम हरित क्रांति है, भारतीय कृषि की समस्याएं क्या क्या है, भारतीय कौन कौन सी खाद्यान्न फसलें हैं और कहाँ कहाँ उगाई जाती है और किस राज्य में उसकी पैदावार ज़्यादा होती है, जो फैक्ट्स हैं और जो थ्योरिकल हैं, इन सभी चीज़ों पे जो है हम डिटेल में जानेंगे। तो आज का वीडियो में हम बात करेंगे कि भारतीय कृषि क्या है, कौन कौन से जो है सीज़न जो है भारतीय कृषि में होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है आज हम जानेंगे। यानी ये पहला भाग है, इसके अलावा 2 से 3 भाग और आएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं भारतीय कृषि। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रीकल्चर पूछा जाता है। पूछा इसलिए भी जाता है क्योंकि भारतीय जो है ना, भारतीय जो अर्थव्यवस्था है कृषि पे बहुत आधारित है, ठीक है। यानी जो भारतीय अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लोग जो है कृषि पर ही डिपेंडेंसी है लोगों की, ठीक है, आश्रित हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं भारतीय कृषि यानी एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। तो भारत जो है ना एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है। यानी इसकी जो वर्तमान में लगभग जो है 58% लोग जो है कृषि पर निर्भर है, ठीक है। कैसे किस पे निर्भर हैं? 58% लोग एग्रीकल्चर पे ही निर्भर है। अभी जो मैंने 58 बोला ना, ये जो है एक फैक्ट्स का काम करता है, ठीक है। तो ये फैक्ट के तौर पे जो है पूछा जा सकता है, करंट का डाटा है, ठीक है। भारत में 15 कृषि जलवायु जो है प्रदेश हैं, ये भी चीज़ें जो है पूछी जाती है। दोस्तों, जो भारत है ना, जो कृषि है भारत की कृषि ना, वो मानसून का जुआ भी कहा जाता है। यानी मानसून जिस क्षेत्र में होगी वहाँ फसल अच्छी होती है, जहाँ नहीं होती वहाँ पर मतलब उसकी गिरावट आती है, ठीक है। इसीलिए मानसून का जुआ भी कहा जाता है। जुआ समझते हैं ना, सट्टा जिसे हम कहते हैं, तो वो उसका जुआ भी है, ठीक है। ये मेंस में लिखा भी, मतलब प्रश्न आ भी चुका है कि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं, जुआ कहा जाता है, ठीक है। 100 शब्दों में लिखिए, ये पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को भी कहा जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं जो धान है। धान है यानी जो चावल है, राइस है, एक उष्णकटिबंधीय, ठीक है, फसल है। अब उष्णकटिबंधीय फसल है, क्या मतलब? अक्सर प्रश्नों में ये थोड़ा डाउट होता है, उष्णकटिबंधी, शीतोष्ण कटिबंधी क्या होता है ये। तो दोस्तों, जो कर्क रेखा है, ठीक है, जैसे इमेजिन कीजिए ये जो है पृथ्वी है, अरे यहाँ से जो है कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, और ये जो है ये डॉट 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 जो है ना, ये इक्वेटर है यानी भूमध्य रेखा है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के भाग को ही जो है ना उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। बहुत गर्मी पड़ती है यहाँ पर, ठीक। हमारा जो साउथ का क्षेत्र है ना, दक्षिण का, वो भूमध्य सागर सागर के पास में पड़ता है, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है, इसीलिए देखिएगा कि आप इस क्षेत्र में बहुत चावल की जो है पैदावार भी होती है, ठीक। तो जो कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का भाग को ही उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक। अब तो यानी विषुवत रेखा के आसपास जो है धान का विकास ज़्यादा होता है, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। गेहूँ, गेहूँ शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, ठीक है। यानी कि गेहूँ भारत में ठंडी ऋतु में और धान जो है ग्रीष्म ऋतु में उगाया जाता है। ठंड वाले क्षेत्र में जो है गेहूँ होता है, इसलिए गेहूँ कब बोया जाता है? आप देखेंगे जब ठंड आती है ना, अक्टूबर नवंबर के आग तक में जो है गेहूँ बोया जाता है, और जब वो पकता है इस दौरान जो है उसको काटा कब जाता है? अप्रैल और मार्च और अप्रैल में काटा जाता है। यानी जो पकता है तो गर्मी तक आ जाती है, कटते कटते गर्मी आ जाती है, ठीक है। जो अभी सीजन चल रहा है गेहूं की, कुछ क्षेत्रों में कटाई हो चुकी है और बहुत सारे क्षेत्रों में कटाई चल रही है, ठीक है। तो इन सब पे हम डिटेल में बात करेंगे। जब हम खाद्यान्न फसलों के बारे में बात करेंगे ना, तो हम गेहूँ चावल जो भी फसलें हैं हम बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे, और प्रश्न यहाँ से बनते हैं, इसलिए बिल्कुल भी वो मत कीजिएगा। चाहे MPPCS की बात करूँ या दूसरे और एग्ज़ाम की बात करूँ, यहाँ से प्रश्न हमेशा ही बनते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा गेहूँ कहाँ होता है, चावल कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा अंगूर का उत्पादन कहाँ होता है, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न जो है ना इस टाइप के फैक्ट्स के तौर पे पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो इन सभी का मैं जो करंट डाटा जो अभी होगा वर्तमान में, उसको मैं लेके आऊँगा और उसमें बताऊँगा, ठीक है। तो आज हम बेसिक तौर पे कुछ कुछ चीज़ें जो है देख रहे हैं। ये पार्ट फर्स्ट है, इसके अलावा 2 से 3 पार्ट जो है और आएंगे। सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे, चाहे कृषि की समस्याएं हो, हरित क्रांति में भी कुछ फ़ायदा भी हुआ है और घाटा भी हुआ है, हानि भी हुई है। तो उन सभी चीज़ों में हम बात भी करेंगे कि आखिर घाटा हुआ क्या है, क्या नुकसान हुआ है हरित क्रांति से। फ़ायदा तो सभी जानते हैं, पर हम उन नुकसान पे भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है।
तो अभी हम जो है बेसिक तौर पे जो कि भारतीय कृषि पढ़ रहे हैं। भारत में 3 ऋतुएं होती हैं, मुख्य तौर पे 3 ऋतुएं होती हैं, ठीक है। अब वो 3 ऋतु कौन सी होती है उसको भी जो है हम, ठीक है, बेसिकली 3 ऋतुएं होती हैं। अब वो 3 ऋतुएं हैं, पहली तो है खरीफ ऋतु, खरीफ फसल, ठीक है। कौन सी है? खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल क्या होती है दोस्तों? वो फसलें जो वर्षा ऋतु में होती हैं, ठीक है, वर्षा ऋतु में होती हैं, यानी मानसून के समय होने वाली फसल जो है कौन सी होती है? खरीफ ऋतु कहलाती है। इसे जून जुलाई में बोया जाता है तथा अक्टूबर में काटा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो खरीफ की फसल होती है उसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है, यानी जो जून होता है ना, जून का महीना जब वर्षा स्टार्ट हो जाती है, जून जुलाई में बोया जाता है, और अक्टूबर और अब नवंबर के फर्स्ट वीक यानी 15 नवंबर के पहले पहले काट लिया जाता है, ठीक है। वो खरीफ की फसल आती है। अब इम्पोर्टेंट यहाँ ये है कि खरीफ की फसल है कौन कौन सी, प्रश्न यहीं से बनता है। तो दोस्तों खरीफ की जो फसलें हैं ना, ध्यान कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। खरीफ की फसलें हैं धान, जिसे हम चावल कहते हैं, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, तिल, अरहर, अरहर यानी जो तुअर होता है वो अरहर भी बोला जाता है, कपास, मूंग, उड़द, अरंडी, सूरजमुखी, जूट, गन्ना, ये ये सभी खरीफ की फसल के तहत आते हैं। ये सभी जो है खरीफ की फसल के तहत आते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक। एक भी इसमें से मतलब हटना नहीं चाहिए, इंपॉर्टेंट यही है। और पूछा ये नहीं जाता खरीफ की फसल कौन सी है, धान नहीं पूछेंगे, आपसे पूछेंगे जूट, आपसे पूछेंगे गन्ना, ठीक है, आपसे पूछेंगे उड़द, तिल, अरंडी, सूरजमुखी, इस टाइप की चीज़ें पूछेंगे। तो आपको क्लियर होना चाहिए, कन्फ्यूज़न की कोई इसमें गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो ये हुई खरीफ। खरीफ की फसलें बोने के लिए अधिक तापमान, हाँ। अब जो खरीफ की फसल होती है उसकी कंडीशन क्या होती है? उसकी कंडीशन ये होती है कि उसको बोने के लिए अधिक तापमान और आर्द्रता की अधिक आवश्यकता होती है। देखिए, जब जून जुलाई आती है तो गर्मी, जो अप्रैल मई में खूब गर्मी पड़ती है, लेकिन जैसे जून आता है तो क्या होता है कि उसमें थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगती है, लेकिन गर्मी बरकरार रहती है, ठीक है। तो तापमान अधिक रहता है, आर्द्रता ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो इन फसलों को वही कंडीशन अच्छी लगती है, उसी इन्हीं कंडीशन पे होता भी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए जो है ये फसलें खरीफ की फसलें के तहत आती है, ठीक। अब जब खरीफ की फसलें आएंगी ना तो इसमें आपको 2-3 चीज़ें विशेष तौर पे ध्यान रखना है। एक तो उसका टेम्परेचर याद रखना है। अब आप खुद सोचिए कि खरीफ की फसलें जब बोई जाती है तो उसमें क्या क्या होता होगा, ठीक है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा तो रहती ही है, गर्म का मौसम भी ज़्यादा रहता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या रहती है? पानी की आवश्यकता उसमें रहती है। इन फसलों को सभी को पानी की विशेष तौर पे आवश्यकता, इन सभी फसलों को पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा रहती है, इसीलिए जो है ये, अब अगर पूछा जाए कि सोयाबीन और धान, तो इन सबको हमेशा पानी की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए बोया जाता है। तो यानी अगर हम खरीफ की पढ़ रहे हैं ना फसल, तो उसमें 2-3 चीज़ें उसकी ऑलरेडी आप उसको अपने आप ही लिंक करके याद रखिएगा कि आखिर ऐसा क्यों है, ठीक है। तो अब आपको आसानी होगी याद रखने में, समझने में, ठीक है। हाँ, अब इसमें जब ये जरूरत पड़ती है, लेकिन जब इसको पकते हैं ना तो इसके मौसम शुष्क होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगली है रबी की फसल, ठीक है। कौन सी फसल? रबी सीजन। ये फसलें जो शीत ऋतु में यानी ठंड में बोई जाती हैं, यानी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च और अप्रैल में काट ली जाती है, रबी की फसल कहलाती है। अब इसमें क्या कंडीशन, अब आप खुद जो है इस चीज़ को रियलाइज़ करिए कि रबी की फसल में जब इस दौरान तो क्या होता है, ठंडक स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब इन सभी फसलों को ठंडक की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तापमान बहुत कम होना चाहिए, बारिश उतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, हल्की बारिश चाहिए, ठीक है। जब गेहूँ पकता है ना तो उसको बीच में सिंचाई दी जाती है। कब दी जाती है? उसको सिंचाई दी जाती है दिसंबर जनवरी के करीब, ठीक है। गेहूँ को दिसंबर जनवरी करीब जो है सींचा जाता है। तो कहीं कहीं जो है हमारे भारत में वर्षा भी हो जाती है ना। उत्तर पूर्वी में जो मानसून है, लौटता हुआ मानसून है, मध्य प्रदेश में महावठा कहते हैं। तो यहाँ जो है ना ये इससे वर्षा हो जाती है, जिससे कि फसलों के लिए जो है काफ़ी लाभप्रद होता है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी फसलें हैं जो कि क्या है, रबी की फसलें हैं। गेहूँ है, मटर है, चना है, मसूर है, मसूर दाल में आता है ध्यान रखिए, सरसों है, जौ है, बरसीन है, अलसी है, ठीक है। अलसी भी एक तिलहन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अलसी भी बहुत तिलहन है, बहुत फ़ायदेमंद है ये, ठीक है। इसका सीड बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है। बहुत इसमें जो है ओमेगा ऐसा फैक्टर जो है बहुत पाया जाता है। तो ये इस टाइप की जो फसलें हैं, ये फसलें क्या कहलाती हैं?
ये फसलें हैं रबी की फसलें हैं, तो इनको जो है याद रखिएगा आप। अब आता है तीसरे नंबर पे जायद। क्या होता है जायद? तो जो रबी और खरीफ की फसलों के बीच का जो सीजन होता है ना, उसे जायद फसल कहते हैं। इसमें अधिकतर जो है ककड़ी, मूंग उड़द वहाँ जहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है वहाँ लगाई जाती है, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा ये काहे की फसल है, ये खरीफ की है। पर आजकल अपने भारत में कुछ चीज़ें जहाँ मतलब फैसिलिटी है, सुविधा उपलब्ध है सिंचाई की, और दूसरी चीज़ सुविधा उपलब्ध है, वहाँ पर ये उगाई जाती है जहाँ पर पानी की सुविधा उपलब्ध है। सूरजमुखी फसलें जो है बोई जा रही हैं, खासकर तरबूज, खीरा, ये जो है सब इसी सीजन की फसलें हैं। आप देखिए गर्मी सीजन चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, आप देखिए मार्केट में जो है किस टाइप की फसलें मतलब सब्जियां भी आ रही हैं। ठीक है, खासकर जो है ये ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज ये बड़ी मात्रा में आ रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जायद फसलों के तहत ये आता है। ठीक है, अब हम कुछ कृषि के प्रकार हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछे जाते हैं कि कंटूर फसल या समुच्च कृषि किसे कहते हैं। ठीक है, अब अगर ये आ जाए एग्जाम में कि कंटूर फसल या कंटूर या समुच्च समुच्च कृषि है। ठीक है, तो ध्यान रखिए कंटूर कृषि वहाँ की फसल है, वहाँ कृषि वहाँ की जाती है। कंटूर कृषि वहाँ की जाती है जहाँ ढाल होते हैं, ज़्यादा पानी नहीं रुक पाता। ठीक, अब आपके दिमाग में समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप इस डायग्राम के माध्यम से इमेजिंग कीजिए कि मतलब ये वहाँ की जाती है जहाँ पर ढाल होते हैं और पानी नहीं रुक पाता। देखिए ये ढाल है, अब सोचिए पानी कैसे रुक रहा है, तो ये मेड़ बनाई जा रही है ना, जिससे पानी रुक पाए। तो ऐसी जगहों पे कंटूर, इसी को ही कंटूर फसल कहा जाता है। देखिए, ठीक है, यहाँ छोटे छोटे ढाल बनाया मतलब उसको बनाया गया है, मेड़ बनाया गया है जिससे पानी रोक सके। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कंटूर फसल की। तो कंटूर कृषि, ये समुच्च कृषि वहाँ की जाती है जहाँ ढाल होते हैं तथा पानी नहीं रुक पाता है। ध्यान अच्छे से ध्यान रखिएगा। यही चीज़ जो है अगर लिखने को आए, ज्योग्राफी में लिखने को आ सकता है आपको 2 से 3 लाइन में आप लिख सकते हैं। ठीक है और अगर प्री में पूछे तो भी आप आसानी से जो है कर पाएंगे। कंटूर खेती के माध्यम से ढालदार स्थानों पर सीढ़ी नुमा खेत बनाया जाता है जिससे कि पानी को रोका जा सके। ठीक, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे। ठीक है, ये डायग्राम लगाने का ही बेसिक मीनिंग है कि आपको समझ में आ पाए। देखिए, ठीक, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। कंटूर कृषि या समुच्च कृषि वहाँ की जाती है जहाँ पर ढाल होते हैं, पानी नहीं रुक पाता। इसके लिए क्या करते हैं, सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं। ठीक है, जिससे कि पानी को रोका जा सके। हर सीढ़ी, ठीक है, अब जैसे ये है, ऐसा लग रहा है लेकिन क्षेत्र बड़े होते हैं ये। ठीक है, अब हर जो है सीढ़ी पे अलग अलग जो है फसल बोई जा सकती है। ठीक है, यहाँ धान बोलिए, यहाँ कुछ दूसरा बोलिए, यहाँ कुछ दूसरा बोलिए, तो इस टाइप की चीज़ें जो है की जाती है। यही है समुच्च कृषि। ठीक है, तो पानी अब ढाल में पानी तो रुकेगा। अगर आप खुद इमेजिन कीजिए कि अगर जो है अगर ये ढाल नहीं होगा, ये नहीं बनाएंगे, हम सीढ़ी नुमा नहीं बनाएंगे, तो क्या होगा, पानी तो बह जाएगा पूरा। तो इसके माध्यम से पानी रोक कर यहाँ कृषि की जाती है, यही है समुच्च कृषि। ठीक है, चलिए अगला है ट्रैप फसल। ट्रैप यानी जानते हैं ना क्या होता है, पकड़ना, जाल होता है। तो कैसे जाल, तो मान लीजिए कि कोई फसल बोई है, अब उसमें बहुत सारे जो कीट पतंगे लग जाती हैं, तो उनको कैसे रोका जाए। एक तो है कि उसमें पेस्टिसाइड और कीटनाशक दवाएं छिड़के, तो उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो अगर वो भी नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो उसके दूसरा तरीका क्या है कि ऐसी फसल को उगाओ कि दो जो मेन फसल पे कीट पतंगे ना लग के जो दूसरा फसल उगाई है उस पे जाएं। ठीक है, सब्सिट्यूट तौर पे उगाया जाता है। जैसे अब हम बात करते हैं, खेतों को कीट पतंगों खरपतवार से बचाने के लिए मुख्य फसल के साथ जो फसल उगाया जाता है उसे ही ट्रैप फसल कहा जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये कि ऐसी फसल उगाओ जो मुख्य फसल को जो है छोड़कर जो दूसरी फसल उगाई गई है, ठीक है, साथ में जो दूसरी फसल उगाई गई है, ठीक है, उसे ट्रैप फसल कहा जाता है। उसको उस फसल में जाके मेन फसल पे कीट पतंगे ना बैठ के जो दूसरी फसल उगाई गई है उस पे बैठ जाती हैं, तो उस पर हमें कोई नुकसान होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेन फसल तो हमारी दूसरी थी। ठीक है, अब एग्जाम्पल तौर पे हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कपास पर रेड बग नामक कीट लगता है। ठीक है, तो कपास की फसल को बचाने के लिए उसके साथ मेड़ों पर भिंडी उगा दी जाए। तो क्या होगा, जो उसके पीले फूल होते हैं ना, उसके पीले फूल, उस पीले फूल पे क्या होगा, वो आके बैठ जाएंगी, तो कपास की फसल बच जाएगी। दोस्तों अभी हाल एक मूवी आई थी लापता लेडीज, उसमें जो है ये बताया गया है, अगर आपने देखी होगी तो आपको पता ही होगा कि उसमें जो है बताया गया है कि किस तरह से जो खेतों में जो
कीड़े लग जाते हैं, उसको कैसे रोका जाए। तो उसमें एक दो सीन है जिसमें बताया गया है कि इस टाइप की, तो ठीक वो जो बताया गया था ना, वही ट्रैप फसल है। ठीक है, तो आप कोई भी चीज़ पढ़ें तो ऐसे कोरिलेट करें, कोरिलेट करने से चीज़ें याद रहती हैं कि ये चीज़ यहाँ थी, ये हो सकता है यहाँ। ठीक है, तो ये है। ठीक, तो भिंडी उगा दी, जिससे कि कीट कपास की फसल छोड़कर क्या है, भिंडी पर बैठ जाते हैं। अब उस पर बैठ गए तो जो मेन फसल थी वो बच गई। तो ये होती है ट्रैप फसल। ठीक है, चलिए ये देखिए, यहाँ पर दूसरी फसल उगाई गई है, ये मेन फसल है, लेकिन ये क्या किया है, पीले यहाँ पर गेंदे के फूल या दूसरे कुछ ऐसा उगा दी गई है जिससे कि ये इनको छोड़कर इस पे आके बैठ जाएंगी तो ये फसल बच जाएगी। हर अलग अलग उसमें जो है थोड़ी थोड़ी दूर पे जो है उगाई गई है। ठीक है, तो ये होती है ट्रैप फसल। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं, कैश क्रॉप या व्यापारिक फसलें। अब व्यापारिक फसलें क्या होती हैं, तो सिंपल सी बात है कि जो खाद्यान्न में यूज़ नहीं होती वो व्यापारिक फसलें कहलाती हैं। जिन फसलों को खाद्यान्न के रूप में उपयोग ना करके या उपभोग ना करके व्यापारिक लाभ के लिए उगाया जाता है, जैसे मूंगफली हो गई, गन्ना हो गया। अब गन्ना का आदमी कौन खाता है, नहीं खाता ना कोई, तो उसको क्या कर रहा है, ये व्यापारिक फसलें, इससे शक्कर बनती है, तो सीधे फैक्ट्रियों में ले जाई जाती है। इसका जो रॉ मटेरियल है सीधे कहाँ ले जाएंगे, फैक्ट्रियों में ले जाते हैं। तम्बाकू हो गया, जूट हो गया, कपास हो गया। तम्बाकू को भी सीधे नहीं खाया जाता है ना, कि तोड़ा खाने लगे, इसमें भी जो है साफ सुथरा करके बहुत सारी चीज़ें करने के बाद मिलता है। जूट हो गया, रस्सी बनती, कपास, सूरजमुखी, चाय, कॉफ़ी, रबर, ये सब चीज़ें क्या है, ये क्रॉप फसलें हैं, व्यापारिक फसलें हैं। यानी खाद्यान्न खाने के रूप में डायरेक्ट यूज़ ना करें। जैसे हम चावल निकला और हम उसे खाने में यूज़ कर लेते हैं, गेहूँ निकला साफ करके हम खाने में यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम गन्ने को क्या तुरंत यूज़ करेंगे, ठीक है, गन्ने का चूसते हैं पर डायरेक्ट नहीं होता है ना, जूस पीते हैं पर डायरेक्ट नहीं अपन यूज़ करते, रोज़ रोज़ नहीं यूज़ करते। ठीक है, तो खाद्यान्न फसलें अलग होती हैं, क्रॉप फसलें अलग होती हैं। तो ये क्रॉप या व्यापारिक फसलें हैं। ठीक, ध्यान रख लीजिए, ये सारी फसलें क्या है, व्यापारिक फसलें हैं। प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि प्रश्न पूछे जाते हैं और आते ही प्रश्न हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पर बात हो रही है ऊर्जा फसलें, एनर्जी क्रॉप कौन कौन सी होती हैं। तो जिन फसलों को एल्कोहल या बायोडीजल बनाने के लिए उपयोग लाया जाता है उसे एनर्जी फसल कहते हैं। ठीक है, जैसे गन्ना हो गया, गन्ना, आलू, मक्का, इथेनॉल, जट रोफा। अब गन्ना कैसे हो गया भाई एनर्जी क्रॉप, तो दोस्तों गन्ना से ना ब्राज़ील में जो है ना क्या बनाया जाता है, बायोडीजल बनाया जाता है। ठीक है, अब वहीं मक्का से अमेरिका में जो है बनाया जाता है बायोडीजल। इथेनॉल का यूज़ जो है हमारे इथेनॉल और जेट्रोफा का यूज़ जो है भारत में भी जो है किसमें, पेट्रोल और उसमें मिलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये एनर्जी क्रॉप हो गई। तो इस चीज़ को विशेष तौर पे जो है ध्यान रखिएगा कि एनर्जी फसल ये चीज़ें हैं। ठीक, अच्छी तरह से। अब इसके बाद ये देखिए, ये है एनर्जी फसल। ठीक है, ये जो अब जेट्रोफा की बात कर रहा था ना, गन्ना है, ये सारी एनर्जी फसल के तहत जो है आती है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से जो है इम्पोर्टेंट वीडियो समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और सारी फसल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेंस में लिखने को भी आ सकता है और साथ में जो प्री में तो पूछे ही जाते हैं कि व्यापारिक फसल क्या है। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो दोस्तों भारतीय कृषि का ये पहला भाग था। दूसरा भाग बहुत जल्द आपके सामने आएगा जिसमें हम खाद्यान्न फसलों के बारे में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि कौन सी फसल कहाँ उगाई जा रही है भारत में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये प्रश्न फैक्ट के तौर पर पूछे जाते हैं कि भारत में सर्वाधिक जूट कहाँ पैदा होता है। अब दिमाग में आप जब जूट की बात आई तो 3 से 4 चीज़ें आपको अपने आप क्लिक हो जाना चाहिए कि जूट जो है सबसे पहले खरीफ की फसल है। ठीक है, मैं अगले उसमें बताऊंगा कि पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। अब जब जूट खरीफ की है, जिसमें समझ में आपको आना चाहिए कि ये इसमें पानी ज़्यादा चाहिए, तापमान भी ज़्यादा चाहिए, तो ये सारे जो है इसके जो एस्पेक्ट्स हैं ना सब आपको क्लियर होने चाहिए। उसके लिए मिट्टी कैसी होगी, तो ये सारी चीज़ें को रिलेट करिएगा। तो अगर मेंस में लिखने को आएगा तो आप आसानी से सब चीज़ें को रिलेट करके रखेंगे तो लिख पाएंगे। ठीक है, और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।